नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। क्या भाजपा फिलिस्तीन के साथ नहीं है? दूसरा, क्या काशीराम कांग्रेस की नैया यूपी में पार लगाएंगे? तीसरा, कश्मीर के हालात अगर सुधर गए हैं तो चुनाव क्यों नहीं हो रहे? इन तीनों विषयों पे बात करने से पहले आपसे आग्रह कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। चैनल की मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का ये कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त वन टाइम भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। तो अब सबसे पहली बात, क्या भाजपा फिलिस्तीन के साथ नहीं है? देखिए, अभी एक हमास ने एक अटैक किया है इजराइल के, जो मतलब वो तो आसपास इतने उन लोग हैं उनके ऊपर, और काफी लोग मारे गए हैं। और फिर अब इजराइल कह रहा है कि हम उनका उसको नेस्तनाबूद कर देंगे, क्या क्या कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। ये सब दोनों तरफ से मामला चल रहा है। अब ये झगड़ा मूल रूप से क्या हमास और इजराइल का है कि ये पैलेस्टीनियंस और इजराइल का है, इसको थोड़ा समझना होगा। अभी क्या हुआ कि 2 दिन पहले हमास ने मतलब जल थल नभ, लैंड एयर और सी, तीनों से एक साथ कंसर्टेड एफर्ट करके इस इजराइल पर बड़ा बड़ा हमला किया। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा एक चीज समझ लीजिए कि ये जो इजराइल और पैलेस्टीन, इनकी इनकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्या है। जहां जो अभी जो झगड़े की जड़ बना, मैं केवल उतनी ही बात करूंगा। देखिए, जो जो स्टेट ऑफ पैलेस्टीन बोलते हैं ये अपने को, मतलब पैलेस्टीन राष्ट्र को स्टेट ऑफ पैलेस्टीन पैलेस्टीन बोलते हैं। वो एशिया के पश्चिम एशिया में लोकेटेड है, और ऑफिशियली स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को पीएलओ रूल करता है, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसका अगर आपको मतलब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि पैलेस्टीनियन से हिंदुस्तान का एक एक बहुत जमाने से बहुत प्रेम संबंध रहा है, प्रगाढ़ रिश्ता रहा है। यासिर अराफत इसके बाद बड़े लीडर थे। आप बहुत से लोगों को उनकी याद होगी, उनकी फोटो की। और वो हिंदुस्तानी लीडरशिप के साथ बहुत कई बार देखे जाते थे, हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए पाए गए। अब स्टेट ऑफ पैलेस्टीन का दावा है कि गाजा, जैसा उनका दावा है कि गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक उनका इलाका है। हालांकि इसको इजराइल ऑक्युपाई करके रखा हुआ है, लेकिन वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को ही अपना वो कहते हैं। अब वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप के बीच में इजराइल का भूभाग पड़ता है, ये कंटिन्यूटी में नहीं है। गाजा स्ट्रिप, जो जिसको आम भाषा में गाजा भी बोलते हैं, जहां पे ये सब एक्टिविटी इस समय हो रही है, वो मात्र 365 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, 41 किलोमीटर लंबा, और करीब कहीं कहीं 6 से 12 किलोमीटर चौड़ा ये स्ट्रिप है। तो सी मतलब एक तरफ उसमें समुद्र है। गाजा के दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट में का जो बॉर्डर है वो इजिप्ट से मिलता है, 11 किलोमीटर का। इजिप्ट अफ्रीका का देश है, ये ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल बॉर्डर अफ्रीका और एशिया का बॉर्डर है। तो इसका जो साउथ वेस्ट वाला हिस्सा है वो इजिप्ट से मिलता है, करीब 11 किलोमीटर। जो इसका इसका जो वेस्टर्न वो है, पश्चिमी वो है, वो मेडिटेरियन सी है। और नॉर्थ और ईस्ट में, उत्तर और पूर्व में, इजराइल का 51 किलोमीटर का बॉर्डर है। एक चीज और जान लीजिए कि यहाँ करीब 20 लाख पैलेस्टीनियंस रहते हैं। दुनिया का थर्ड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। और मैं बहुत डिटेल में नहीं, क्योंकि एक लंबी हिस्ट्री है, लेकिन इन दोनों क्षेत्रों पर 1967 में इजराइल ने कब्जा किया। और ये जो गाजा स्ट्रिप है, गाजा को इजिप्ट के से लड़के उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया। फिर ये सब चलता रहा। फिर पीएलओ आया, पीएलओ बना, वो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ता रहा। 1993 में ओस्लो अकॉर्ड हुआ, ओस्लो संधि हुई, और ये कहा गया कि जो पैलेस्टीनियंस हैं, फिलिस्तीनी हैं, वो इसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे। इजरायली जो हैं वो एयर स्पेस का, टेरिटोरियल वाटर और बॉर्डर क्रॉसिंग, मतलब ये चारों तरफ से यही इसको हैंडल करेंगे। तो अगर किसी को एयर स्पेस से आना है तब वो भी कंट्रोल, वो सी से आना है तो उसके पे भी कंट्रोल इजराइल का, और लैंड से भी आना है तो कंट्रोल इजराइल का, केवल एक रास्ते को छोड़ के जो इजिप्ट से उनका लैंड बॉर्डर।
2005 में इज़राइल ने गाज़ा से विथड्रॉ कर लिया था। 2006 में पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुए, जो उनकी लेजिस्लेटिव है, और उसमें हमास जीत गई। और वहाँ पे जो गाज़ा में जो ऑपोजिशन पार्टी आई वो फतह थी। वो भी मतलब पीएलओ का एक हिस्सा फतह था। ये सब पैलेस्टीनियन लोग हैं, ये सब फिलिस्तीनी लोग हैं। फतह था। और इनके और उनके बीच वर्चस्व की लड़ाई चली। चूँकि इलेक्शन तो हमास जीत गई थी, फतह उनके साथ कुछ समय के लिए साथ आने की बात हुई, लेकिन हो नहीं पाया, कुछ दिन साथ चले भी। तो अब क्या हो रहा है कि गाज़ा में हमास है और वेस्ट बैंक में इज़राइल और यूएसए की बैक जो पैलेस्टीनियंस हैं, वो वहाँ पे इज़राइल और यूएसए बैक वाले हैं और यहाँ पे हमास है। अब हमास को लूज़ली बहुत से लोग भई कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन कहता है, कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइज़ेशन कहता है, पर 2006 में जो आखिरी इलेक्शन हुए थे, वहाँ की चुनी हुई मतलब पार्टी जो है वो हमास थी। अब गाज़ा को इज़राइल ने पूरी तरह से सीज़ किया हुआ है, मतलब चारों तरफ से उस पे कंट्रोल है। और समय-समय पर वो सीज़ उठाने के बाद पूरी दुनिया में उसके ऊपर आह्वान होता है, यूएन कहता है कि भाई आप ये जो इनको घेराबंदी करके इनकी रखे हैं उसको छोड़िए, इनह्यूमन है। दुनिया के बहुत से मानवाधिकार के से प्रेरित लोग ये कहते हैं भाई इसको हटाइए, क्योंकि गाज़ा में ना बिजली है, ना पानी है, ना दवा है, दिक्कत बहुत है। इन 20 लाख लोगों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है जीना। लेकिन वो किसी भी तरह से वहाँ से हटने को तैयार नहीं है। अब इन सब के बीच में जो ये सारा कुछ मामला है, ये संघर्ष टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहना कितना सही है मैंने आपको पहले ही बताया। एक चीज़ और याद दिला दूँ, क्योंकि आज जैसे ये हो रहा है ना कि सब लोग इज़राइल, इज़राइल, देश इज़राइल के साथ खड़ा है, भाजपा के लोग कह रहे हैं भाई इज़राइल के साथ खड़े हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, 1972 में म्यूनिख ओलंपिक हुआ था, वो मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ, 1972 में म्यूनिख ओलंपिक हुआ। म्यूनिख ओलंपिक में एक ब्लैक सितंबर नाम का एक आतंकवादी ग्रुप था, पैलेस्टीनियंस का था। उसने जो इज़राइली खिलाड़ी थे उनको कब्जा किया। उसमें से 2 को मार दिया और 9 उसको को होस्टेज बनाया। फिर वो जो जर्मन एंटी टेररिस्ट ग्रुप होता है उसने फिर इनको ओवर पावर करने की कोशिश की, क्योंकि इनका ये कहना था कि 9 हॉस्टेज की जगह ये करीब 250 फिलिस्तीनी जो इज़राइल ने जेल में बंद कर रखे थे उनको नेगोशिएट कर रहे थे छुड़ाने के लिए। दुनिया में कई जगह होता है। लेकिन बीच में जर्मन एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने हमला बोला। उसमें ये जो ब्लैक सितंबर के 8 टेररिस्ट थे, उसमें से 5 मारे गए। लेकिन इन लोगों ने जो 9 होस्टेज इनके पास थे इज़राइली, उनको भी मार दिया। अब उसके बाद का किस्सा आपको अगर याद हो, बहुत सी पिक्चरें इस पे बनी हैं कि फिर कैसे इज़राइल के मोसाद ने ढूँढ-ढूँढ के सबको मारा और बदला लिया, इस तरह की बात। तो अगर इज़राइल दूसरे देश के में जाके जहाँ पे उसकी लॉ ऑफ द लैंड नहीं चलता है, अगर वो किसी के वो टेररिस्ट है वो ठीक है, उनकी हत्या करता है। अ, तो बिल्कुल ये कह देना कि वहाँ अच्छा फिर यहाँ मानवाधिकार की बात आती है। ये शुद्ध रूप से इज़राइल और पैलेस्टीन का मामला है। हम पास्ट में पैलेस्टीनी के साथ बिल्कुल ठीक से रहे हैं। मैं एक संदेश अभी अभी नवंबर 2022 का एक अपने प्रधानमंत्री का संदेश आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जहाँ उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भई हम पैलेस्टीनियन पीपल के लोगों के साथ बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हैं। हमारी पैलेस्टीनियंस के बहुत पुरानी दोस्ती है। इज़राइल से हमारी नई-नई दोस्ती हुई है जब से हमारी अमेरिका से दोस्ती हुई है, पिछले 7-8 साल से ये मामला है। अब ये माना जाता है कि वो बहुत अच्छे हथियार देता है, वो पेगासस देता है जासूसी करने के लिए। ये भी कहा जाता है मोसाद साहब ऐसा है ऑर्गेनाइजेशन कि वो वहाँ पे कुछ होता है तो उसको बिल्कुल हवा लग जाती है, वो कुछों ने उनका खुफिया तंत्र दुनिया का सबसे अच्छा खुफिया तंत्र है। लेकिन एक ऐसे जगह पे उनका खुफिया तंत्र भी फेल हो गया, उनका जो मोसाद था वो भी फेल हो गया और वहाँ पे ठीक से आक्रमण हो गया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बार-बार हम रोल मॉडल की तरह इज़राइल को देखते हैं और इज़राइल की तरफ बहुत से लोग ध्यान उठाते हैं। वो भी एक देखने की बात है। दूसरा, पैलेस्टीनियन से हमारा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। तो आज पैलेस्टीनियन सारे पैलेस्टीनियन को आतंकवादी का वो जो एक पुरानी बीजेपी की थ्योरी है ना, सारे मुसलमान पाकिस्तानी, सारे सिख खालिस्तानी, तो सारे पैलेस्टीनियंस टेररिस्ट, इस तरह से जो एक ब्रैकेटेड करने की आदत है, वो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। दुनिया में
आपको बहुत तोल-मोल के बोलना चाहिए। आपको अगर बैलेंस बनाना है इज़राइल के साथ भी और पैलेस्टीनियन के साथ भी, तो आप कम से कम एक पक्ष के साथ ताली बजाते हुए ना नज़र आएँ। अब बात हम दूसरी कर लें, क्या काशीराम कांग्रेस की नैया यूपी में पार लगाएँगे? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एकदम से कांग्रेस में काशीराम जी के प्रति बहुत प्रेम जागृत हो गया है। कल उनकी पुण्यतिथि थी और उसमें कांग्रेस ने एक ये रेज़ोल्यूशन पास किया कि वो दलित गौरव संवाद नाम से एक यात्रा निकालेंगे, 2 महीने की यात्रा होगी। उसमें 80 जो लोकसभा के क्षेत्र में सब जगह जाएगी। जो 400 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें 10-10 रात्रि चौपाल करेगी, 4000 रात्रि चौपाल करेगी, इत्यादि, इत्यादि। लेकिन उसमें आने से पहले ज़रा काशीराम जी के बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है आप सबको। काशीराम जी पंजाब में पैदा हुए थे, फिर पुणे में नौकरी किया। फिर जो उनका जो जो सबसे अभूतपूर्व प्रयोग था, वो पूरी तरह से डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से प्रभावित थे और उन्होंने वो डॉक्टर अम्बेडकर की बात को थोड़ा और आगे ले गए। उन्होंने जो पहला ऑर्गेनाइज़ेशन बनाया उसका नाम था ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज़ क कम्युनिटीज़ एम्प्लॉइज़ फेडरेशन, ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ एम्प्लॉइज़ फेडरेशन, जो बाद में 1978 में वामसेफ के नाम से फिर रजिस्टर हुआ। वामसेफ का क्या मतलब है? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। जो काशीराम का बैकवर्ड था उसमें एससी, एसटी और ओबीसी ये तीनों आते थे। तो काशीराम ने 71 में वो चीजें देखी जो बाद में मंडल 1, अब जो मंडल 2 और आजकल जो जाति जनगणना की बात है, वो शायद उस व्यक्ति ने 1971 में देखा था और 1978 से मिशन के तौर पे वो वामसेफ चला रहे थे। उनका एक दूसरा जो एक्सपेरिमेंट बड़ा रहा जिसकी वजह से दलित समाज में और खास करके शोषित और वंचित वर्ग में उन्होंने बहुत काम किया, वो था दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, जिसको DS4 के नाम से देखते थे, जाना जाता था। और फिर 1984 में आके उन्होंने बीएसपी बनाई। और एक चीज इंटरेस्टिंग और है, 1984 में जब उन्होंने बीएसपी बनाई तो बीएसपी के ने पहला इलेक्शन छत्तीसगढ़ से लड़ा था एमपी का, हालांकि वो हार गए थे लेकिन पहला इलेक्शन छत्तीसगढ़ से लड़ा था। अब इस पुण्यतिथि के बहाने कांग्रेस को एकदम से लग रहा है कि नहीं, और ये ठीक बात भी है कि काशीराम जी की बात पे अगर आज कोई अमल करे, क्योंकि ये जो जाति जनगणना की बात हो रही है, जाति सर्वेक्षण की बात हो रही है, ये मूल रूप से अगर आप देखिए तो 1971 का काशीराम जी का सपना है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो करीब इस बीच 2 लाख दलित अधिकार मांग पत्र भी फॉर्म बांटे जाएंगे, जिसमें लोगों से कहा जाएगा कि भाई जो प्रमुख दलित लोग हैं कि आपकी 5 प्रमुख मांगे क्या है, वो हमें दीजिए। अच्छा, ये जो छपा है दलित अधिकार मांग पत्र, ये नीले रंग का छपा है। पहली बार कांग्रेस में नीले रंग का छपा है, उसके ऊपर जय भीम लिखा गया है, मतलब कांग्रेस का जो तिरंगे वाला होता है वो छोड़ा गया है, और ऊपर काशीराम और जगजीवन राम साहब की फोटो है। मैं जगजीवन राम साहब के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग बात आगे बताऊंगा। अंदर जो उन्होंने प्रमुखता दी है 5 लीडर्स को, जिसकी फोटो के साथ संत गाडगे जी महाराज, उदा देवी पासी, झलकारी बाई कोरी, मोहित खटेक और माता दीन भंगी, ये 5 दलित को उन्होंने, जो दलित की सब कास्ट है, दलित के अलग अलग हैं, उनको बैलेंस करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। और ये मतलब इस पे किसी ने विचार करके इन आइकॉन्स को इसमें डाला है। अब ये कितना सफल होगा ये तो कांग्रेस की मेहनत और नियत पर है, क्योंकि एक चीज तो तय है कि मायावती जी अब काशीराम जी के आदर्शों को धीरे धीरे भूलती हुई दिखाई दे रही हैं। वो जो मतलब अब लोग उनको दलित नेता के रूप में जानते हैं, वामसेफ के नेता के रूप में तो बिल्कुल ही नहीं जानते। लेकिन मैंने जो जगजीवन राम जी की बात कही थी उससे मैं आपको बता दूं और फिर खत्म करूं। 1982 में काशीराम जी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था चमचा एज। और चमचा जो उन्होंने एज में जो उन्होंने कहा था, वो 2 लोगों को उन्होंने टारगेट किया था, बाबू जगजीवन राम को और रामविलास पासवान को। किस तरह से ये सत्ता के पास, मतलब वो चमचा के रूप में इनको बताया था। एक और चीज मैं बता दूं, ये राज्यसभा के एमपी तो रहे लेकिन लोकसभा भी ये होशियारपुर से भी जीते, इटावा से भी जीते, तो ये वहां से भी रहे। और जो काशीराम जी की एक बात, अगर वो उस समय उन्होंने और मुलायम सिंह यादव ने मिलके जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तो एक जो फ्रंट बनाया था, उसके बाद एक नारा बहुत चला था,
और वो नारा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अगर ये जो जो वामसेफ की परिकल्पना है, अगर उसको कोई पार्टी अगर आज उसको कांग्रेस आगे लेके चलती है या इंडिया गठबंधन आगे लेके चलता है, तो मेरे ख्याल में काशीराम ने जो चीजें उस समय देख ली थी, वो शायद आज अगर कोई जमीन पर उतारता है, तो वोट की दृष्टि से भी उसको हराना करीब-करीब इम्पॉसिबल जैसा होगा, असंभव जैसा होगा। अब तीसरी बात, कश्मीर के हालात सुधर गए, पर चुनाव नहीं करेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जब 5 राज्यों के चुनाव घोषित हुए, उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने राजीव कुमार साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनसे साफ-साफ उन्होंने पूछा कि भई ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में आप इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? जम्मू कश्मीर में वो इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि भाई ये जो जम्मू कश्मीर का आवाम है उसका ये लोकतांत्रिक हक है। 2018 से विधानसभा नहीं है और वहाँ पे कोई इलेक्शन आप करा नहीं रहे। राजीव कुमार जी जो ने जम्मू कश्मीर के बारे में कहा था कि अभी वहाँ समय नहीं आया है और निर्णय सब फैक्टर्स को देख के लेना होगा। उन्होंने कहा था सब बातों को देख कर लेना होगा। तो वो यही पूछ रहे हैं क्या बातें हैं? उमर अब्दुल्ला साहब ने ये प्रश्न उठाया क्या बातें हैं? कारगिल में जैसे करगिल में अभी एक सिविल इलेक्शन हुआ, तो उन्होंने कहा कि वो सिविल इलेक्शन में जो जो गठबंधन था, इंडिया गठबंधन, वो बिल्कुल ठीक से स्वीप किया मतलब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। बीजेपी को मात्र 2 सीटें आई। तो जैसा बीजेपी कहती है कि हमारी पॉलिसीज आर बैक्ड मतलब यहाँ की आवाम हमारी पॉलिसी के पीछे है, तो भाई आपकी 2 सीटें क्यों आ रही हैं? पहली बात। दूसरी बात एक और चीज़ है, अगर आपको याद हो जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद पार्लियामेंट में खड़े होके अपना भाषण दे रहे थे, तो वहाँ पे उनको लेह लद्दाख के जो एमपी थे, उन लोगों ने टोका था कि उन्होंने कहा था जब कन्याकुमारी से मैं कश्मीर तक गया, तो उन्होंने कहा था अच्छा लद्दाख भूल गए? तो मैंने नहीं लद्दाख भी जाऊँगा, भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है और फिर वो लद्दाख गए। और जिस तरह से लद्दाख में वो लोगों के साथ बीच में मिले हैं, लोगों की बात सुने हैं, लोगों से से संवाद किया है, ये तो तय है कि बीजेपी की हिम्मत ही नहीं पड़ रही है वहाँ इलेक्शन कराने की, क्योंकि चीजें बिल्कुल साफ दिख रही हैं कि वहाँ होने क्या वाला है। एक चीज और जो उमर अब्दुल्ला साहब ने उठाई और वो इम्पोर्टेंट है, उन्होंने कहा कि भाई 2019 में भी गवर्नर रूल था, 2019 में आपने लोकसभा इलेक्शन कराया, इसका मतलब जम्मू कश्मीर में लोकसभा इलेक्शन होने के लिए वातावरण और जो एनवायरनमेंट था बिल्कुल ठीक था। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे बीजेपी से शिकायत नहीं है, मुझे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन से जानना है कि क्या 370 हटाने के बाद सिचुएशन खराब हो गई है? क्योंकि दुनिया में तो सरकार ये बताती है कि हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। अगर हालात बहुत अच्छे हो गए 370 हटाने के बाद 2019 के मुकाबले अभी तो इलेक्शन क्यों नहीं कराए जा रहे हैं? और अंतिम बात जो उन्होंने कही और जो मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उनका कहना है ये किसी का वो नहीं है, ये आप ये हर जम्मू कश्मीर वासी का इलेक्शन इज अ राइट और आप ये उनका अधिकार उनसे छीन रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इन 5 राज्यों में आप इलेक्शन करा रहे हैं और उसके आवाम के अधिकार के तहत करा रहे हैं, आप एक नाइंसाफी कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में इलेक्शन ना करा के। तो बात तो उनकी वाजिब है। भाई अगर 370 हटने से और जो लोगों की बड़ी मांग थी, उस मांग के बाद आपने हटाया और वहाँ के हालात इतने सुधर गए कि दुनिया भर में आप पीठ ठोक रहे हैं अपनी, तो इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन नहीं कराने से ऐसा नहीं है कि जो भी आपने वहाँ किया है, उस पे कोई पर्दा पड़ जाएगा। तो इलेक्शन आज नहीं तो कल तो वहाँ कराना ही पड़ेगा और इलेक्शन का रिजल्ट आज की स्थिति में क्या है, ये बीजेपी के नेतृत्व को ठीक से मालूम है। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।